इंडिया की बात करें तो इंडिया में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम अपना सकते हैं। मतलब इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव माइंड्स हैं, जिनकी हेल्प से हम ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अपना सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रीन गार्डन्स, ग्रीन रूफ्स एंड रेन गार्डन्स, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हम अपना सकते हैं। बट फिर भी हम एक मीडियोक्रिटी का पार्ट चूज़ करते हैं एंड हम हमारी सिटीज़ को बार-बार डैमेज होते हुए देखते हैं। हमारे बट दिमाग में शुरू से टाइटल के प्रति क्वेरी रही, फ्लड इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर। तो एक चीज आपको अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का फोरकास्ट पढ़ते होंगे, तो जिस दिन ज्यादा वर्षा होती है या किसी दिन ज्यादा गर्मी होती है, किसी दिन ज्यादा ठंडी होती है, तो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट फोरकास्ट में देता है कि ऐसी वर्षा 40 साल पहले हुई थी, 60 साल का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। मीन्स इसके पहले 60 ईयर्स पहले भी ऐसी हुई थी। जब भी कोई चीज की बात होती है तो उसमें रिकॉर्ड ब्रेक करने की मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कहती है, मीन्स उसके पहले भी ऐसी हुई थी। First of all, a very good evening to everyone. My name is Dheeraj, and I am pursuing graduation from Shamlal College Evening, University of Delhi. So today I am here to present my topic in front of you all. So first of all, I would like to thank GSTS Group for giving me this opportunity on this platform. Then after, I am also thankful to our guest of honor, Dr. Naval Pratap Singh, for presenting here to listen my talk and for giving his valuable presence. Then after, I am also thankful to everyone for presenting here today. So now I'm coming to my topic. So now I'm going to start my talk on the topic of flood is not a natural disaster. Okay. So before I start my topic, I would like to remind you about my observation. And for today's topic, my observations are flooding in North India. Second one is why do flood happens? The third one is impacts by the flood, social and economic impacts. And the fourth one is the solutions. And at the end, the conclusion and my personal opinions. So now I'm going to start my topic. So now mostly हम में से सभी लोग ये जानते हैं कि करंट सिचुएशन मॉनसून की इंडिया के अंदर क्या है। Delhi is drowning. Himachal Pradesh condition is also going to worse day by day. And Yamuna River is also already breached its all-time higher water level. And ये सेम सिचुएशन इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में बनी हुई है। अगर हम लास्ट 40 ईयर्स के डेटा के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जुलाई के मंथ में जुलाई के मंथ में दिल्ली को बारिश का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ इस टाइप से हैं कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आर ऑलरेडी बीइंग मूव्ड फ्रॉम देयर एरियाज। ओके, सो move their areas from over a night. And now see this graph, see this image. I think this image is visible to everyone. So अगर हम इस मैप को अच्छे से देखें तो इंडिया की इसमें अलग अलग रिवर्स दिखाई है, जैसे गंगा रिवर, यमुना रिवर एंड ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी बड़ी रिवर्स दिखाई है। और उनके 3 डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स भी दिखाए हैं, जैसे वार्निंग लेवल, डेंजर लेवल एंड करंट लेवल। इस इमेज में ये क्लियर किया गया है कि रिवर्स में ये जो लेवल्स है ये किस लिए बनाए जाते हैं। तो ये रिवर्स में ये लेवल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि इन फ्यूचर कि अगर फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो किसी भी सिटीज के अंदर, और अगर रिवर्स का लेवल अगर वार्निंग लेवल से ऊपर जाने लगे, तो उस एरियाज में स्टेट गवर्नमेंट एक्टिव हो जाए और उस जिस रीजन में रिवर्स के ओवरफ्लो होने के ज्यादा चांसेस है, उन एरियाज में सेफली पीपल्स को इवैक्यूएट कर सके। सो इसमें जैसे दिखाया गया है, गंगा रिवर के जो वार्निंग लेवल है वो है 161 मीटर्स एंड गंगा रिवर का जो डेंजर लेवल है वो है 162 मीटर्स। और एंड अगर हम इस मैप में देखें तो गंगा रिवर का जो करंट लेवल है वो डेंजर लेवल से भी काफी ज्यादा जा चुका है, मतलब 162.5 मीटर्स। सो इसी टाइप की सेम कंडीशंस आप बाकी रिवर्स में भी देख सकते हैं। तो सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देखिए सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के अलावा उसके साथ साथ काफी सारे स्टेट्स और रीजन्स लाइक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश,
पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एंड सो मेनी स्टेट्स स्ट्रगल कर रहे हैं फ्लडिंग की प्रॉब्लम की वजह से। सो एंड ये बात क्लियर है कि मॉनसून जब जब इंडिया में आता है तो कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई स्टेट में सेम प्रॉब्लम्स क्रिएट होती ही हैं। मतलब कोई ना कोई रीजन में ये सेम सिचुएशंस हमें देखने को मिलती हैं। सो नाउ सेम स्टोरी रिपीट होती है ईयर आफ्टर ईयर। सो नाउ इससे इंडिया की इकोनॉमी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। और वो कैसे? सो टुडे आई एम हियर टू टेल यू अबाउट हाउ। एंड मैं इस टुडेज टॉपिक में ये भी डिस्कस करूंगा कि क्यों हमारे जो स्टेट्स हैं वो इन सब चीजों को लाइक फ्लड लाइक डिजास्टर्स को हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। सो नाउ इस टॉपिक में मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में ही नहीं, सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करूंगा। सो इन सभी प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस को मैंने बेसिकली 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिनको मैं आपको ऑलरेडी ऑब्जर्वेशंस में बता चुका हूँ। सो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड दैट इज फ्लडिंग इन नॉर्थ इंडिया। सो सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में हमें ये देखना होगा कि नॉर्थ इंडिया में फ्लड्स क्यों और कैसे आ रहे हैं। तो देखिए, ऑन 9 जुलाई 2023 को हिमाचल प्रदेश में 14 लैंडस्लाइड्स हुई, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट इशू हुआ। उसके बाद 7 पीपल्स लॉस्ट देयर लाइव्स एंड मोर देन 250 पीपल्स गॉट सेपरेटेड फ्रॉम देयर hometown area or their family members, and even more than 700 roads are already blocked in Himachal Pradesh. तो यहाँ से ये देखा जा सकता है कि उस एरियाज के लोग काफी ज्यादा इन सब चीजों से सफर कर रहे हैं, बिकॉज उन उन लोगों को एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए जिन रोड्स की नीड होती है वो रोड्स ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो चुके हैं। और ये सेम कंडीशन डिफरेंट स्टेट्स में भी बनी हुई है। जैसे अगर हम बात करें उत्तराखंड की, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी सेम कंडीशंस बनी हुई है, जिसमें 195 प्लस रोड्स ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो चुके हैं एंड लगातार लैंडस्लाइड्स वहां पे भी दिखाई दे रही है। अगर इसके बाद हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी देहरादून में वाटर लेवल इतना ज्यादा हो चुका है कि वाटर लोगों के घरों तक जा चुका है। सो हियर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैवी रेनफॉल की वजह से एक कॉमन सिटीजन, कॉमन पर्सन सिर्फ यही थिंक कर पा रहा है कि हैवी रेनफॉल ही इन सब चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बट इज इट द होल ट्रूथ? आई थिंक नो, बिकॉज यहाँ पे दो टर्म्स की बात होगी। जस्ट फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म पीरियड एंड सेकंड वन इज लॉन्ग टर्म पीरियड। अगर हम शॉर्ट टर्म पीरियड की बात करें तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हम ये कह सकते हैं कि हैवी रेनफॉल ही रेस्पॉन्सिबल है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए हम रेनफॉल को मेनली रेस्पॉन्सिबल नहीं बता सकते। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई चीज रेस्पॉन्सिबल है तो सिर्फ और सिर्फ है लैक ऑफ प्लानिंग्स। तो इन दोनों टर्म्स के बारे में मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप में डिस्कस करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस करता हूं कि क्यों मैंने ऐसा कहा कि हैवी रेनफॉल ही रेस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के लिए। सो देखिए, हम सभी जानते हैं कि जुलाई का जो बेसिकली मंथ होता है वो इंडिया के अंदर मॉनसून का मंथ होता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में मॉनसून की सिचुएशंस होती हैं। और इसके अंदर जो मोस्टन लेदन और साउथ वेस्टर्न विंड्स जो होती हैं वो अराइज होती हैं साउथ वेस्टर्न साइड से एंड दे मूव टुवर्ड्स द नॉर्दर्न डायरेक्शन। एंड जिस जिस पार्ट से वो ट्रेवल करती हैं उन सभी पार्ट्स में हैवी रेनफॉल देखने को हमें मिलता है। सो हैवी रेनफॉल होता है। उसके बाद बट ये जो साउथ वेस्टर्न विंड्स हैं और जो मोस्टन लेदन है ये तो हर साल आती हैं, बट इस साल ऐसा नया क्या है कि इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। तो इस साल इन दोनों विंड्स के साथ, मोस्टन लेदन और साउथ वेस्टर्न विंड्स के साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कॉम्बिनेशन होने की वजह से इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। सो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट आर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? सो western disturbance is nothing but is just an extra tropical storms which arises from Mediterranean Sea. So सबसे पहले मैं आपको Mediterranean Sea की geographical location दिखाता हूँ। So here आपको रेड मार्क जो दिख रहा है ये यहाँ पे Mediterranean Sea है। So इंडिया से वेस्टर्न साइड में होने की वजह से इस
इस एरियाज में होने वाले डेवलप होने वाले स्टॉर्म्स को वेस्टर्न का नाम दिया। और ये जो स्टॉर्म है ये इंडिया में एक डिस्टरबेंस लेके आते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है, इसलिए इनको डिस्टरबेंस का नाम दिया। सो मेडिटेरियन सी में मेडिटेरियन सी इज सिचुएटेड इन बिटवीन यूरोप एंड नॉर्थ इन अफ्रीका एंड एट 34 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स। इंडिया से हायर लैटिट्यूड्स पे होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर रेलेटिवली वेरी लो होते हैं, जिसकी वजह से मेडिटेरियन सी के ऊपर वेरी हाई प्रेशर जोन भी बन जाता है। एट द सेम टाइम अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में टेम्परेचर रेलेटिवली वेरी हाई होते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में लो प्रेशर जोन बन जाता है। सो मेडिटेरियन सी के हाई प्रेशर जोन से इंडिया के लो प्रेशर जोन की साइड ये स्टॉर्म ट्रेवल्स करते हैं, और ये स्टॉर्म पास आउट होते हैं ब्लैक सी और कैस्पियन सी के ऊपर से। और वाइल पासिंग फ्रॉम ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, तो ये जो स्टॉर्म्स हैं ये मॉइस्चर को उन सी से एब्जॉर्ब करते हैं एंड इंडिया की तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए ट्रैवल करते हैं। देन उसके बाद जब ये स्टॉर्म्स इंडिया पहुंचते हैं तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ग्रेट हिमालय सिचुएटेड है, जो इन स्टॉर्म्स के लिए एक बैरियर का काम करते हैं। उसके बाद उस बैरियर की वजह से इन स्टॉर्म्स की वजह से इंडिया के नॉर्थन पार्ट में प्रेसिपिटेशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल दिखाई देती है। एंड ये रेनफॉल ये जो स्टॉर्म्स हैं ये इंडिया में विंटर सीजन में आके बारिश करते हैं, बट इस साल ये जो स्टॉर्म्स हैं ये मॉनसून सीजन में ये आ गए हैं। और ये जनरली हम सभी देख सकते हैं कि आज के टाइम में मॉनसून काफी ज्यादा हेवायर हो गए हैं। इवन साइंटिस्ट ने भी ये क्लियर किया है कि फ्यूचर में रेन्स काफी ज्यादा इरेगुलर्स होंगी, मतलब कि कुछ टाइम पे रेन्स या तो होंगी नहीं, अगर रेन्स हुई तो जो फ्लड लाइक सिचुएशंस जो फ्लड्स की जो सिचुएशंस है आज जो क्रिएट हुई हैं वो उनके फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। सो यहाँ पे ये तो दिस इज ऑल अबाउट शॉर्ट टर्म पीरियड, ये तो हुआ शॉर्ट टर्म पीरियड के बारे में। नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म पीरियड। सो लॉन्ग टर्म पीरियड्स के बाद अगर हम बात करें तो हिली रीजन्स में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट 3 मेजर वेज से होता है। द फर्स्ट वन इज ड्यू टू राइज ऑफ टेम्परेचर, सेकंड वन इज heavy rainfall in less time, and the third one is melting of glacier and increases the level of waters, seas and oceans. और इसके अलावा एक और फैक्टर भी है जो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड वो है रिवर्स के बैंक्स पे होने वाली इरेगुलर और विदाउट प्लानिंग डेवलपमेंट्स, जिन अकॉर्डिंग टू सर्वे और इंटेलिजेंस रिपोर्ट अगर हम देखें तो फ्रॉम 2001 से कंटिन्यूअसली ईयर्स में इंडिया में हिमाचल प्रदेश में बेसिकली कंटिन्यूअसली एवरी ईयर फ्लड्स आ रहे हैं, बट अथॉरिटीज का इन सब पे कोई ध्यान ही नहीं है, बिकॉज नियर टू द बैंक्स ऑफ रिवर्स पे होने वाली होटल्स और होम्स की कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने कभी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ही नहीं लिए, जिसकी वजह से ये आगे चल के ये सभी एक डिजास्टर्स का रूप ले लेती हैं। सो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर होता है कि नेग्लिजेंस इज द मेन रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन। सो ये तो हुआ कि फ्लडिंग इन नॉर्थ इंडिया। सो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय सेकंड ऑब्जर्वेशन, एंड दैट इज व्हाई डू फ्लड हैपेंस। सो इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें रूट कोज के बारे में समझना होगा। सो फ्लडिंग इज नेचुरल फिनोमिना एंड वी कांट स्टॉप इट। हमने ये देखा होगा कि इंडिया की बड़ी बड़ी रिवर्स लाइक ब्रह्मपुत्र, गंगा जैसी बड़ी बड़ी रिवर्स सालों से फ्लड्स होती आई हैं, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये रिवर्स अपने साथ एक फर्टाइल सिल्ट लाती हैं, इसीलिए रिवर्स के जो बैंक्स एरियाज होते हैं वो काफी ज्यादा फर्टाइल्स होते हैं। तो इन्हीं सब के बिहाफ के ऊपर अगर हम देखें तो प्रॉब्लम क्या है। सो प्रॉब्लम है रिवर्स के बैंक पे होने वाली अनप्लान्ड डेवलपमेंट्स। देखो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बात करूं तो हमने वियतनाम का नाम सुना होगा। वियतनाम के बारे में अगर मैं बताऊं तो वियतनाम इंडिया के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सिचुएटेड है। इंडिया की तरह वियतनाम में भी काफी ज्यादा बारिश होती है, बट वहां पे कभी भी फ्लड लाइक सिचुएशंस क्रिएट ही नहीं होती है, बिकॉज अगर हम उनकी सिटीज को एग्जामिन करें अगर देखें तो उन्होंने अपनी सिटीज को काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक तरीके से मैन्युफैक्चर किया है, बिल्डअप किया है, जिसकी वजह से वहां पे कभी भी फ्लड लाइक सिचुएशंस क्रिएट ही नहीं होते। उन्होंने डिफरेंट पार्क्स बनाए ताकि वो उन रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर सके और सिटीज को फ्लड लाइक सिचुएशन से बचा सके।
सो अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि देखिए इंडिया को भी डेवलपमेंट की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया डेवलप कर नहीं रहा है, बट इंडिया को डेवलप, अगर वो डेवलपमेंट एक वेल प्लान्ड तरीके से हो तभी वो सस्टेनेबल होगी। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम मेजर कॉजेज फॉर द फ्लड हैपनिंग। सो द फर्स्ट रीजन इज बैड प्लानिंग। तो अगर हम बैड प्लानिंग की बात करें तो बैड प्लानिंग से सिटीज को अलग अलग लेवल्स पे नुकसान होता है। जैसे सारा जैसे हम सभी जानते हैं कि सिटीज के अंदर सोइल्स, बारिश हैवी रेनफॉल की वजह से सोइल्स बह जाता है एंड पूरा शहर कंक्रीट से भर जाता है। उसके बाद नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं एंड ओवर पॉपुलेशन भी इसमें मेजर फैक्टर है फॉर द फ्लडिंग। कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से रिवर्स के बैंक्स पर स्लम्स एरियाज बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्लम्स एरियाज के जो लोग हैं वो अ, वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट और गार्बेज को रिवर्स के अंदर ही डंप करने लगते हैं, जिसकी वजह से जब इन फ्यूचर हैवी रेनफॉल के टाइम के ऊपर जब हैवी रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से रिवर्स का लेवल राइज हो जाता है इन गार्बेज की वजह से, और वो एक टाइम पीरियड पे ओवरफ्लो होके सिटीज के अंदर ही एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से उनको ये बात समझनी होगी कि इसी गार्बेज की वजह से सबसे ज्यादा स्लम्स एरियाज में रहने वाले लोगों को ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। बिकॉज स्लम्स एरियाज जो होते हैं वो परमानेंट एरियाज नहीं होते, वो टेम्परेरी एरियाज होते हैं। तो जब जब फ्लड्स की लाइक सिचुएशंस होंगी तो सबसे ज्यादा अगर किन्हें असर पड़ेगा तो सबसे ज्यादा होगा स्लम्स एरियाज के लोगों को। सो this is my first cause, and the second one is abusive nature. So हमारे नेचर के साथ एक अब्यूजिव नेचर है। मतलब हमें जो चाहिए होता है हम सिर्फ वही करते हैं। मतलब कि हम हमारे शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए एनवायरनमेंट का लॉन्ग टर्म में मिसयूज करते हैं। यानी हम रेगुलर ट्रीज की कटिंग लगातार कर रहे हैं। देखिए पहले क्या होता था, अर्बन एरियाज में काफी ज्यादा ओपन लैंड्स होती थी, जिसके जिसके वजह से जब हैवी रेनफॉल्स होती थी तो वो एरियाज रेन वाटर को सोक कर लेता था एंड ये फ्लड लाइक सिचुएशंस क्रिएट ही नहीं होने देता था। बट अब ड्यू टू अर्बनाइजेशन सेक्टर की वजह से वो ओपन लैंड्स गायब होती जा रही हैं और रेन वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई सरफेस ही नहीं बचा। इसीलिए वो रेन वाटर धीरे धीरे करके रोड्स के ऊपर ही एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो जिस एरियाज में ट्रीज होते हैं, जिन एरियाज में ट्रीज होते हैं वहां पे वाटर 10 इंचेस पर आवर से तक एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड अगर ओपन लैंड की अगर हम बात करें तो उन एरियाज में 4 इंचेस पर आवर तक ही वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ से क्लियर है कि ट्रीज से हमें कितने सारे बेनिफिट्स हैं, बट इनकी इंपॉर्टेंस को ना समझते हुए हम रेगुलर ट्री कटिंग करते रहते हैं एंड क्योंकि हमारे शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए हमें जो नेसेसरी लगता है हम वही करते हैं। सो ये तो था मेरा सेकंड को रीजन। एंड द थर्ड वन इज श्रिंकिंग ऑफ वाटर बॉडीज। सो श्रिंकिंग ऑफ वाटर बॉडीज के बारे में बताने के लिए मुझे आपको दो सिटीज का रेफरेंस देना चाहता हूँ, बैंगलोर एंड हैदराबाद। बैंगलोर और हैदराबाद की जो सिटीज थी उनमें जो लेक्स थे वो वाटर को कंटेन करने के लिए काफी ज्यादा फेमस थे। उन एरियाज में क्या होता था कि जब भी हैवी रेनफॉल्स होते थे तो जो अमाउंट अर्बन एरियाज में सोक होना होता था वो कंप्लीटली उस एरियाज में सोक करके बाकी जो रेस्ट ऑफ द वाटर था वो उन लेक्स में जाके मिल जाता था और वो लेक्स उन वाटर को कंटेन कर लेती थी, जिसकी वजह से सिटीज में कभी भी फ्लड लाइक सिचुएशंस क्रिएट नहीं होती थी। बट ड्यू टू अर्बनाइजेशन सेक्टर्स क्या हो रहा है कि अर्बनाइजेशन सेक्टर की वजह से धीरे धीरे वो बॉडीज श्रिंक करती जा रही हैं, जिसकी वजह से उनकी स्टोरिंग कैपेबिलिटी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से फ्लड की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। सो नाउ द लास्ट एंड फोर्थ रीजन इज मैनग्रोव्स एंड वेटलैंड्स। तो उससे पहले मैं आपको एक इमेज शो करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक दिस। सो यहाँ पे मैनग्रोव्स का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा कि देखिए आपको ये नीचे की साइड में जो ये इमेज दिख रही हैं, जिसमें मैनग्रोव्स मतलब एक ट्रीज का जो एरियाज होते हैं वो कोस्ट के आउटर साइड में अगर लगा दी जाए तो हम इस इमेज में क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जो वेव्स जो काफी ज्यादा स्पीड से
कोस्ट की तरफ आ रही होती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इन ट्रीज को हिट करके फ्लो बैक हो जा रही हैं। बट अगर ऑन दी अदर हैंड उसके नीचे ही एक विदाउट मैनग्रोव्स एरिया में अगर हम देखें तो वो ही वेव्स कोस्ट को पार करती हुई सिटीज के अंदर एंटर हो रही हैं। तो मैनग्रोव्स की इंपॉर्टेंस यहाँ से पता चलती है कि जो रेगुलर ट्रीज की कटिंग जो हो रही है, जो मैंने लास्ट पॉइंट में भी बताया कि रेगुलर जो ट्रीज की कटिंग हो रही है, तो मैनग्रोव उन्हीं की वजह से ये सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं तो मुंबई ने लास्ट 30 इयर्स के अंदर 21% ग्रीनरी है वो खो दी है। इसके बाद मैं बात करता हूँ वेटलैंड्स की। तो वेटलैंड्स ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर एक्यूमुलेट होता है, मतलब दलदल टाइप में। आप सभी ने दलदल टाइप के बारे में सुना होगा। तो वो वेटलैंड्स भी सेम मैनग्रोव्स के जैसे, मैनग्रोव जो ट्रीज के वे से एक्ट करते हैं। वो जब भी हैवी रेनफॉल होती है जिनकी वजह से वेव्स काफी स्पीड से कोस्ट की तरफ आ रही होती हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ वेटलैंड्स को हिट करके मूव बैक हो जाती हैं। लेकिन जब वो वेटलैंड्स को हिट करती हैं तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेटलैंड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से सिटीज को इन सब चीजों से अफेक्ट नहीं होता है और सिटीज काफी ज्यादा हद तक सेफ रहती हैं। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, एक सर्वे के अकॉर्डिंग, मुंबई ने लास्ट 44 इयर्स में 71% वेटलैंड्स खो दी हैं। एंड इंडिया ने 1/3 वेटलैंड्स एग्रीकल्चरल सेक्टर और अर्बनाइजेशन की वजह से खो दिए हैं। वो किस लिए? देखिए कि इन वेटलैंड्स में सैंड्स फिल करके स्टोन्स फिल करके बिल्डर्स को वेरी चीप रेट पे बेचा जाता है, जिसकी वजह से मैंने बताया ऑलरेडी कि रिवर्स की बैंक्स पे होने वाली ये इरेगुलर डेवलपमेंट्स की वजह से ये आगे चल के एक डिजास्टर का रूप ले लेती है। सो ये सभी थे जो रीजंस थे, इन सब रीजन की वजह से जो आज अफेक्ट हमारी सिटीज अफेक्ट हो रही हैं। सो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय थर्ड ऑब्जर्वेशन एंड दैट इज impacts by the flood. So अर्बन फ्लडिंग, अगर हम अर्बन फ्लडिंग की बात करें तो अर्बन फ्लडिंग इंडिया का बिगेस्ट रिकरिंग मैन मेड डिजास्टर है, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है, लिटरली बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया में होने वाले क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स में से इंडिया को सबसे ज्यादा नुकसान फ्लड्स की वजह से होता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग फ्रॉम 1990 टू 2017 सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया को फ्लड्स की वजह से अप्रोक्सीमेट 54.63 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान हुआ। लिटरली इतना ज्यादा नुकसान होने के बाद भी हम बार बार अपनी स्टेट्स को बर्बाद होते हुए सिर्फ देखते हैं। सो मेरे पास कुछ इंडिविजुअल डेटास हैं जो डिफाइन करते हैं किस किस एरियाज में कितना कितना लॉस फ्लड्स की वजह से हुआ। अगर हम बात करें इन 2005 मुंबई फ्लड्स के बारे में, तो मुंबई में आने वाले फ्लड्स की वजह से मुंबई को नॉट ओनली मुंबई बल्कि इंडियन गवर्नमेंट को 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें इन 2015 चेन्नई में आने वाले फ्लड्स के बारे में, तो चेन्नई में आने वाले फ्लड्स की वजह से इंडियन गवर्नमेंट को 50,000 to 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें तो कैलकाटा के जो फ्लड्स जो हाल ही में 2018 में आए थे, तो उन फ्लड्स की वजह से कैलकाटा में 4.25 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान हुआ और ये उस साल का सबसे ज्यादा कॉस्टलीस्ट डिजास्टर था। सो यहाँ पे एक चीज क्लियर होती है कि फ्लडिंग से नॉट ओनली हमारी एनवायरनमेंट को अफेक्ट होता है बल्कि इंडिया की इकोनॉमी को काफी हद तक अफेक्ट होता है। सो इसमें काफी हद तक सोशली भी अफेक्ट करती है फ्लडिंग, जैसे कि फ्लडिंग की वजह से लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे सडन फ्लडिंग की वजह से कुछ एरियाज से लोगों को अर्जेंटली इवैक्यूएट करने की वजह से वो लोग वहां अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सेफ जगह पर नहीं ले जा पाते, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज को काफी ज्यादा हार्म होता है। इवन मैंने जैसे फॉर एग्जांपल में लास्ट में कुछ पॉइंट्स में बताया कि जब हिमाचल प्रदेश में 9 जुलाई को जब लैंडस्लाइड्स हुई थी, तो उसमें 7 पीपल्स लॉस्ट देयर लाइव्स।
और इन सब के चलते कुछ जो लोग हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो अपने फैमिली मेंबर्स से सेपरेट भी हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो लॉस ऑफ लाइवहुड्स, जैसे कम्युनिकेशन जो लिंक्स है वो बेसिकली हमारे फोन्स और इंटरनेट्स हैं। तो फ्लडिंग की वजह से जो भी फ्लडेड अफेक्टेड एरियाज होते हैं उन सभी एरियाज में ये जो चीजें हैं, फोन्स और इंटरनेट्स बेसिकली अनयूजेबल होते हैं, मतलब उनका उन रीजंस में कोई यूज नहीं होता है। जिसकी वजह से अगर किसी एरियाज में, फ्लड अफेक्टेड एरियाज में, उन लोगों को हेल्प चाहिए या फिर एड्स चाहिए या फिर कुछ जो भी फूड भी की भी रिक्वायरमेंट है, तो वो इन सब चीज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीजों का भी लॉस होता है, और ये नॉर्मल सिटीजन्स की साइकोलॉजी को भी अफेक्ट करता है। जैसे किसी भी एक फ्लड के दौरान अगर किसी फैमिली मेंबर के लव्ड पर्सन की अगर डेथ हो जाती है, तो उसका इम्पैक्ट एक होल फैमिली के ऊपर पड़ सकता है। मेनली इन सब चीजों से सफर करते हैं और उन फैमिलीज के चिल्ड्रंस, बिकॉज वो इन सब चीजों को काफी डीपली अफेक्ट करते हैं उनके ऊपर, जिसकी वजह से आगे चल के काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। ये थे सभी इम्पैक्ट्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। जिनकी वजह से देखिए, अगर सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, तो जब भी फ्लड मैनेजमेंट की बात आती है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो बट अगर हम राइट नाउ देखें तो किसी भी पार्टीज का इन सब चीजों पे कोई भी ध्यान नहीं है। आई एम हियर to going to discuss about some solutions with you all. The first solution is rainwater harvesting. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में हम सभी ने सुना होगा। देखिए, इंडिया में क्या होता है, कुछ टाइम पे इंडिया में बारिश होती है, फ्लड्स आते हैं, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद कुछ रीजन्स में पीने के लिए भी पानी नहीं होता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोल सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज हम सभी को पता है, हम सभी ने इसके बारे में सुना है। मैं इसके बारे में एक बार और बता देता हूँ। तो देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें अपने होम के नियर बाय एरियाज में पिट्स बनाने पड़ते हैं। उसके बाद एक रूफ टॉप से एक पाइप के थ्रू, जिसमें से रेन वाटर को कलेक्ट किया जा सके उस पिट के अंदर, और उसके अंदर एक यूटेंसिल भी ऐड कर देते हैं ताकि उसके अंदर रेन वाटर स्टोर हो सके एंड वो बाद में यूजफुल हो सके। जिसके बाद हम यूटेंसिल्स के बाद उसमें कुछ पार्ट्स ऑफ स्टोन्स भी ऐड करते हैं ताकि वो वाटर मॉस्किटोज को अट्रैक्ट ना करे। देन उसके बाद जब रूफ टॉप से वाटर होते हुए उस डायरेक्ट पिट में जाएगा, तो वो बाद में उन कंडीशंस में हमारे लिए यूजफुल होगा जब हमारे पास वाटर नहीं होगा, जो हमारे पास प्रोवाइड नहीं किया जा रहा होगा। तो ये तो था रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और इसमें जैसे इस इमेज में भी क्लियर है कि अराउंड 336 लाख टन ऑफ वाटर इज हार्वेस्टेड ड्यूरिंग एवरी मॉनसून इन बैंगलोर में हर साल में 36 लाख टन वाटर जो होता है वो रेन वाटर से एब्जॉर्ब किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। ये तो था रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रेन गार्डन्स। देखिए, न्यूयॉर्क सिटी, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ न्यूयॉर्क सिटी का। तो न्यूयॉर्क सिटी इंडिया की जैसे ये एक बिजी शहर है, बिजी देश है, जिसमें ओवर पॉपुलेशन की काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बट न्यूयॉर्क सिटी में एवरी सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर गार्डन्स बनाए हुए हैं। मतलब एक गार्डन से दूसरे गार्डन की डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की है। मतलब उन एरियाज में क्या है कि इन 2021 में न्यूयॉर्क सिटी में फ्लड्स आए, साइक्लोन्स आए, जिसकी वजह से फ्लड लाइक सिचुएशंस क्रिएट हुई। उसके बाद अथॉरिटीज ने इन डिजास्टर्स को सीरियसली लेना स्टार्ट किया। देन अथॉरिटीज ने ये डिसाइड किया कि सर्टेन डिस्टेंस पर गार्डन्स बनाए जाएं ताकि रेनफॉल होने के टाइम पे जो रोड साइड से काफी ज्यादा लो लेवल पर होंगे, जिसकी वजह से एट द टाइम ऑफ हैवी रेनफॉल जो वाटर है वो डाइवर्ट होके उन रेन गार्डन्स में चला जाएगा, जिसकी वजह से वो रेन गार्डन्स उस वाटर को सोक कर लेंगे। एंड उसके बाद रेन वाटर को सोक करने के बाद ये वाटर एक ग्राउंड वाटर की तरह एक्ट करेगा एंड उनको
एक कंप्लीट होल ईयर तक बेनिफिट्स प्रोवाइड करते रहेगा। तो अगर हम देखें तो एक रेन गार्डन टिपिकल गार्डन के कंपैरिजन में 30% ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है। इसी तरीके से एक अनदर कॉन्सेप्ट भी है, एक स्पॉन सिटी। स्पॉन सिटी का कॉन्सेप्ट चाइना में काफी ज्यादा फेमस हुआ। इस स्पॉन सिटी में चाइना गवर्नमेंट में बीजिंग में 2012 में फ्लड्स आए, जिसकी वजह से उसके बाद अथॉरिटीज ने सेम सेम टाइप की कंडीशन यहाँ भी इम्प्लाइज की कि उन्होंने इन सब डिजास्टर्स के को सीरियसली लेना स्टार्ट किया एंड उन्होंने स्पॉन सिटी का फॉर्मेशन की डिसाइड किया। तो इन सिटीज में क्या होता है कि एक लॉन्ग एरियाज होते हैं जिनमें काफी ज्यादा ट्रीज भी लगाए जाते हैं एंड ये चीजें सभी फॉर्मेशन होती है एट द टाइम पीरियड ऑफ सर्टेन लेवल्स कि इन एरियाज में जब हैवी रेनफॉल के टाइम पे होता है, जैसे मैंने आपको ट्रीज के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया कि एक सर्टेन डिस्टेंस के टाइम पे जब हैवी रेनफॉल होती है तो उसके बाद जैसे मैंने बताया कि जिस एरियाज में ट्रीज होते हैं उन एरियाज में वाटर को एब्जॉर्ब करने की पावर काफी हद तक ज्यादा होती है। मतलब जैसे जिन एरियाज में ट्रीज होते हैं उन एरियाज में 10 इंचेस पर आवर तक वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है। यही सेम कॉन्सेप्ट स्पॉन सिटी में भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा एक फॉर एग्जांपल मैं आपको डिफरेंट सिटीज के और दूं तो सिंगापुर में बिशन अंगमोक्यो पार्क बनाया गया जो एक कैनाल के अराउंड था। क्या हुआ कि एक एवरी ईयर हैवी रेनफॉल के टाइम पे, मॉनसून के टाइम पे वो कैनाल धीरे धीरे डैमेज हो रहा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उस कैनाल को रिपेयर ना करने के बजाय कुछ इनोवेटिव करने के लिए सोचा। गवर्नमेंट ने क्या किया, उन जो कैनाल्स के अराउंड में जो कॉन्क्रीट्स के जो एरियाज थे उन एरियाज को पार्क्स में डेवलप कर दिया जिसकी वजह से जब भी कभी हैवी रेनफॉल हो तो ये पार्क्स मोर एंड मोर वाटर्स को एब्जॉर्ब कर लें और उनको काफी ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करें। और इसी टाइप से जो बिशन अंगमोक्यो पार्क है वो वहाँ के कॉमन सिटीजन्स को काफी ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करता था। जैसे वहाँ पे लोग रिलैक्सेशन के लिए चले जाते थे जो लोगों को काफी ज्यादा हेल्पफुल होता था। इसके अलावा बैंकॉक की एक यूनिवर्सिटी टामासाट यूनिवर्सिटी को ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो यूनिवर्सिटी अप्रोक्सीमेट 22,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली हुई है एंड वो यूनिवर्सिटी इंश्योर कर रही है कि वो अपने लेवल पर कंप्लीट सिटी के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है बिकॉज वो बैंकॉक सिटी के ठीक बीचों बीच है। इसके अलावा काफी सारे एग्जांपल्स और भी हैं, जैसे कि चाइना की टियानजन रीजन में भी पार्क्स बनाए गए जो वाटर को कैप्चर करने के लिए बनाए गए थे ताकि वो वाटर को एब्जॉर्ब करके स्टोर करके रख सकें ताकि वो आने वाले टाइम में उन्हें बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सके। तो ऐसे सो मेनी एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। नाउ I'm going towards my final observation and that is conclusion. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम अपना सकते हैं। मतलब इंडिया में भी काफी ज्यादा इनोवेटिव माइंड्स हैं जिनकी हेल्प से हम ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अपना सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रीन गार्डन्स, ग्रीन रूफ्स एंड रेन गार्डन्स, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हम अपना सकते हैं। बट फिर भी हम एक मीडियोक्रिटी का पार्ट चूज करते हैं एंड हम हमारी सिटीज को बार बार डैमेज होते हुए देखते हैं। बट सर्टेन कंडीशंस में अगर हम देखें तो ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं वो अफोर्डेबल हो सकते हैं, बट उसके लिए हम सभी को अवेयर रहना होगा और जो स्टेट्स के जो नियर बाय स्टेट्स है, जो नेबर स्टेट्स हैं, उनको अपने बीच में होने वाले डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स को साइड में रखते हुए अब फ्यूचर में होने वाले फ्लड लाइक डिजास्टर्स से को ओवरकम करने के लिए काफी ज्यादा
स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए ताकि वो हेल्पफुल रहे दोनों स्टेट्स के लिए। और ये अगर एवरी स्टेट्स में राइज होगा तो उसकी वजह से फ्लड लाइक सिचुएशंस कभी क्रिएट्स ही नहीं होंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट माय टॉपिक। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।